नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, बहुत लोग मेरे वीलॉग्स के ऊपर कमेंट्स डालते हैं। मोदी जी हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी जी डिलीवर क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने यूसीसी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? मोदी जी ने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं क्यों नहीं किया? अब इसका मतलब है कि आपने जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब तो आपने कभी पूछा नहीं कि आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। आप मोदी जी से बार-बार ये पूछते हैं, भई आपने क्या किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? भई जो काम कर दिए, वो तो कभी आप पूछते नहीं हो। ना ही कभी आप उनको एप्रिशिएट करते हो और जो नहीं किए उसके लिए आप क्वेश्चंस पूछते हो। इसका मतलब है आपको भी मालूम है कि करेगा तो मोदी ही करेगा। और मोदी जी ने पार्लियामेंट में ये बोला भी था अपोजिशन को कि आप मुझे रोज़ पूछते रहते हो ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब है आपको भी मालूम है करेगा तो मोदी ही। तो मुझे इस बात की खुशी भी है। लेकिन हिंदुओं, आपसे मुझे दुःख भी है कि भई आप समझते ही नहीं कि बीजेपी काम कैसे करती है। आज मैं थोड़ी-सी आपकी आँखें खोल देता हूँ कि बीजेपी काम कैसे करती है। और देखिए, बीजेपी ने पॉलिटिक्स को एक कॉर्पोरेट की तरह रन करना शुरू कर दिया। परफॉर्मेंस बेस्ड पोजीशंस हैं। आप काम करेंगे, आपको पोजीशन मिलेगी, वरना बाहर। उनको नहीं समझ आता, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भई यूनियन मिनिस्टर है, उसको स्टेट में इलेक्शंस लड़ाने के लिए भेज दिया। इसको बोलते हैं कि कॉर्पोरेट वर्किंग। सीएम अननोन होता है हमेशा ही। किसी को पता ही नहीं होता कि भई सीएम अगला कौन बनने वाला है। सब आंकड़े लगाते रहते हैं और बनता कोई और ही है। और हर एक बंदे को परफ़ॉर्म करना पड़ता है, वरना लात मार के बाहर निकाला जाता है। इसीलिए आपको 10 सालों में कोई भी घोटाला नहीं सुना कि घोटाला हुआ ही न जैसे कोई घोटाला हुआ ही नहीं। और होना भी क्यों ना चाहिए? भई परफ़ॉर्मेंस बेस्ड है। कंट्री भी एक कॉर्पोरेट की तरह रन करनी चाहिए, तभी आपको रिज़ल्ट भी दिखते हैं। भई 75 सालों में हमें एक भी डेवलपमेंट इस देश में नहीं दिखी। खड्डों वाली पार्टी कांग्रेस, खड्डों वाली सड़कें, खड्डों वाला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी टूट सकता था और बनाया ही कुछ नहीं, सिर्फ ये गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ के नारे में और दूसरा स्यापा डाल दिया सेकुलरिज्म का। और जो ये डायनेस्टी पॉलिसी है, भई पप्पू की माँ सिर्फ यही चाहती है कि उसका बेकार जो लड़का है, वो जिसके पास दिमाग भी नहीं है, वो प्रधानमंत्री बन जाए इस सीट का। ये तो भला हो अर्नब गोस्वामी का, जिसने एक ही इंटरव्यू में हमें समझा दिया कि भई ये कितना बड़ा पनौती है पप्पू और कितना बड़ा पप्पू है। उसने इसको ऐसा एक्सपोज़ किया कि ये अब इंटरनेशनल पप्पू बन गया है, पूरे दुनिया के लिए। और इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। थैंक यू अर्नब गोस्वामी फॉर ओपनिंग आवर आईज़ जस्ट इन वन इंटरव्यू। चलिए, अब बीजेपी के ऊपर वापस आते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बीजेपी के अंदर जो एमएलए है, एमएलए के इलेक्शंस होते हैं, उसका काम होता है कि उसको मेजॉरिटी के साथ जीतना है। लेकिन उसके साथ-साथ गवर्नमेंट जो है उसको डिलीवर भी करना पड़ता है। ये नहीं जीते और काम खत्म, नो। वहाँ पहली बात है कि आपको अपने एमएलए की सीट जीतनी है, उसके बाद आपको गवर्नमेंट फ़ॉर्म भी करनी है, उसके बाद डिलीवर भी करना है। ये तो हो गया 2 स्टेज। और अब आती है तीसरी स्टेज जो है बिकमिंग सीएम। सीएम बनना बीजेपी के अंदर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है और आज की डेट में तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, सीएम कैसे ये इलेक्ट करते हैं? क्या परफॉर्मेंस बेस्ड है? क्या इनका क्राइटेरिया है? उसके लिए एग्जांपल लेते हैं 2017 के इलेक्शंस। आपको याद है दोस्तों, 2017 में यूपी में इलेक्शंस होने वाले थे। बीजेपी वेंट एज़ अ पार्टी कि बीजेपी लड़ रही है, ना कि मोदी लड़ रहा है। कोई फेस नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक़्त यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे और ये जो चैलेंजेस थे ये वेल डिफाइंड नहीं थे, ओपन थे, सबके सामने थे। जो ग्राउंड है यूपी की, उसके अंदर जो मेजर मेजर प्रॉब्लम था, वो था जिहादीपन इंक्रीज़ हो रहा था। ये जिहादी मेंटालिटी वाले, ये मुल्ले, ये अशांति फैलाने वाले, ये फैल रहे थे। गुंडा राज बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, गली-गली में गुंडे थे और पॉलिटिकल असाइलम थी, पॉलिटिकल सपोर्ट थी उन लोगों को, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और बाकी जितने भी थे। करप्शन बहुत ज़्यादा थी स्टेट के अंदर।
कास्ट के अंदर इन्होंने पूरी कम्युनिटी को डिवाइड किया हुआ था। इनकम सोर्स लोगों को था नहीं। गुटबाजी पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा थी और गुटबाजी इम्पोर्टेंट फैक्टर था। लेकिन बीजेपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था काशी, मथुरा, अयोध्या के इश्यूज। और इसके लिए मोदी जी ने क्या किया? पहला ग्राउंड वर्क किया कि साइलेंटली हमने जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं उन्हें अपने पाले में लिया, उनके गले में घंटी बांधी, ताकि जब हम अयोध्या का, काशी का ये काम करें तो कोई भी यहाँ पर ब्लड शेड ना हो, जाने ना जाए। और बड़े आराम से ट्रांजिशन हो गया कि राम लल्ला का मंदिर भी बन गया, कॉरिडोर भी बन गया, वहां पे मस्जिदें ढाई गई, सब कुछ कर दिया शांति पूर्वक पूर्वक। क्यों? क्योंकि उसको बढ़ावा देने के लिए, दंगे कराने के लिए मिडल ईस्ट के लोग, सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट्स है वो पहले सामने आती थी। अब हमने उनके गले में जब घंटी बांधी वो सामने नहीं आए। ये होता है परफॉर्मेंस, जब आप एक एक पॉलिसी लेके चलते हैं। सो हेंस क्या हुआ? हमें एक सीएम चाहिए था यूपी के अंदर जो सारे मुद्दों को खत्म करता। उसके लिए हमें सीएम चाहिए था जो कि एक तो ऑनेस्ट हो, अपने देश के लिए, धर्म के लिए और स्टेट के लिए काम करने की इच्छा हो। वो सनातन के साथ डीपली रूटेड भी होना चाहिए, क्योंकि सनातन कहता है सबका साथ सबका विकास। और सिर्फ सनातन ही नहीं, वो स्टूडेंट साइंस का भी होना चाहिए ताकि वो तरक्की देखे। ये नहीं कि सनातन है तो फिर तो जो ये अशांति वाले लोग हैं जिहादी, उनमें इनमें फर्क क्या रहेगा? जो सिर्फ धर्म की बात करेगा, भाई सनातन जो फॉलो करेगा वो अपने धर्म की बात करेगा। ये आपको पूजा पाठ करनी चाहिए नहीं, वो सनातनी भी होना चाहिए, साइंस का स्टूडेंट भी होना चाहिए। उसे सारा कुछ दोनों तरह साइड का, फिजिकल वर्ल्ड एंड नॉन फिजिकल वर्ल्ड, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर एटम के बारे में पता है तो आत्मा के बारे में भी उतना ही पता होना चाहिए। और दोनों को वो इकट्ठा लेके चले, ऐसा आदमी चाहिए था। फिर उसकी कोई जाति नहीं होनी चाहिए। और वो क्या करे कि वो अपने जो मोदी जी का एजेंडा है उसे लेके चले इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेट है उसके अंदर। और यूपी की ये खुशकिस्मती है कि उन्हें एक आशीर्वाद मिला योगी जी के नाम का। और आप देखिए योगी जी ने क्या कमाल किया है यूपी के अंदर, काया पलटी। मैं खुद जाके आया हूँ वहां पर। अमेठी में गया था मैं, लखनऊ से होते हुए, लखनऊ, कानपुर, उसके बाद अमेठी। इतना पिछड़ा हुआ एरिया, मुझे समझ नहीं आती कांग्रेस ने वहां पर सदियों से अपनी सीट जीती है। वो लोग इन्हें अपने फैमिली मानते हैं और इन्होंने कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। और अमेठी वालों को जैसे इन्होंने ठगा है, उन्होंने भी लात मार के बाहर निकाला इनको। ये गंदी फैमिली हमें नहीं चाहिए। वो तो समझ गए अमेठी वाले। हिंदुओं, आप कब समझोगे? चलिए अब दोबारा बीजेपी पे आते हैं। बीजेपी ऑफ टुडे और आरएसएस, इनका काम करने का स्टाइल क्या है? ये काम करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। भाई बजट दिया 25 साल का कि 25 साल में हमने ये काम करना है। वो 5 साल का, 1 साल का बजट ही नहीं देते जैसे पहले होता था कि इसको खुश कर दिया, उसको खुश कर दिया। नो, दे आर टेकिंग 2047 तक हमने डेवलप्ड कंट्री बनाना है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ये काम करते हैं। और लोग जो है वो क्या करते हैं? हमें आज क्या मिला? और भाई 25 साल के आपके बच्चों तक का उन्होंने फ्यूचर सिक्योर करने की प्लानिंग करी हुई है। और आप आज भी यही करते हो, मुझे आज क्या मिला, मुझे इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, मेरे आज जेब में कितने पैसे मिले। ये तो आपकी औकात है। ओ भाई कर्नाटका में 1000 रुपए दिए आपको सिर्फ महीने के, और 4 महीने के बाद तिजोरी खत्म हो गई, आपको 1000 रुपए मिलने बंद हो गए। दैट मीन्स आपने 4 या 5 हजार में अपना फ्यूचर बेच दिया। ये है हिंदुओं का। और आपको क्या लगता है आज क्या मिल रहा है? और यही आपकी जो कमजोरी है उसको कांग्रेस ने और बाकी पार्टीज ने पकड़ लिया, इसलिए आप बिकते जा रहे हो हजार हजार रुपए में। आपकी तो वैल्यू लाइफ की 1000 रुपए रह गई है। सो बीजेपी के अंदर एक चीज है कि आपने भगवा डाल दिया, जय श्री राम के नारे लगा लिए, वो आपको क्वालिफाई नहीं करते सीएम की पोस्ट के लिए। और आपने देखा होगा नए नए मुसलमान, जो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है अभी, आप देखना जाकर। ये नए नए मुसलमान आजकल बड़े राष्ट्रवादी बन रहे हैं, टिक्के लगा रहे हैं, भगवे कपड़े डाल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और जैसे ही उन्हें पता लगता है, याना मीर की तरह, कि भाई उन्हें कोई भी एमएलए की, एमपी की सीट नहीं दी जा रही, वो उसी वक्त चोला उतार के बाहर फेंकते हैं। अपने मुसलमान के जो ये अशांति वाली कौम है उसके कपड़े डाल के आए थे हरे रंग के, और मोदी को गाली निकालने लग जाते हैं। आपको क्या लगता है मोदी जी इंप्रेस हो जाते हैं इनके नारों से?
आप हो जाते हो सोशल मीडिया के ऊपर, उनको हीरो बना देते हो, लेकिन वो एमपी, एमएलए, सीएम की पोस्ट के लिए क्वालीफाई नहीं करते ये ड्रामे करके। मोदी जी बच्चे नहीं हैं, वो रोटी को चोची नहीं बोलते, समझे? ये आप बोलते हो, वो नहीं। सो अगर बीजेपी के अंदर आज परफॉर्मेंस है, उसका रीज़न है आपका डीप रूटेड ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो डीप रूटेड विद ग्राउंड रियलिटी ऑफ द कंट्री, दूसरा सनातन के साथ। तीसरा, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, ग्राउंड लेवल पे काम किया हो सालों साल, परफॉर्मेंस हो, रिजल्ट्स आपने दिखाए हो, और जब ये सारे चेक आप पास कर लेते हो, फिर आप चूज किए जाते हो। और इसीलिए ये जो भी प्रोमिसेस बीजेपी दे रही है वो पूरी भी कर रही है, और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उन्हें उनसे बढ़कर ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। चलिए, अब मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार डीप रूटेड की आप बात कर रहे हो, डीप रूटेड का मतलब क्या है या इसका फायदा क्या है? आपने सारों ने G20 देखा था जो भारत में हुआ था, उसमें हमने क्या शोकेस किया? हमने शोकेस किया, ये है हमारा सनातन, ये है हमारी धरोहर, और आपने बड़ा गर्व किया था तब। इसी को बोलते हैं डीप रूटेड। भी जब आपको अपनी चीज के ऊपर गर्व होना शुरू हो, तो उसको उसको आप शोकेस करते दुनिया को, ये है हमारा धरोहर, और ये है जो जो इस कंट्री की नींव है, हमने वो दिखाई। और दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया की यहाँ पर मीडिया यहाँ बैठी हुई थी, और पूरे दुनिया में जो पिक्चर्स गई हैं हमारी, वो हमने शोकेस किया। इसको बोलते हैं डीप रूटेड। एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी आपको मालूम है कि देव दिवाली कब दिन था, कल या परसों। हमने अपना कल्चर पूरी दुनिया को दिखाया दोबारा से। 140 डिप्लोमेट आए हुए थे भारत के अंदर, 80 कंट्री से, और उन्होंने देव दिवाली जो है वो देखी, शायद जिंदगी में पहली बार। और देव दिवाली को वाराणसी में उन्होंने अटेंड किया। और जो लातविया का जो डीसीएम मार्क्स है, इसने बोला कि भाई आई एम स्टक बाय द ब्यूटी ऑफ द रिचुअल्स। जो हमारे वहां पर नगाड़े चलते हैं, जो लोगों का जुनून होता है, जैसे वो आरती की जाती है गंगा जी के ऊपर, वो जब रिचुअल्स देखते हैं लोग, मैं जब भी जाता हूँ वहां पर मेरे खुद के रोंगटे खड़े होते हैं। वो सारा मंत्र जो जापर देखकर, इनके कैसे नहीं होंगे। और जब वो नदी के ऊपर, गंगा जी के ऊपर जब वो दिए हो जाते हैं, डूना जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर दिए जल रहे होते हैं, उसने बोला कि मैं तो सन्न रह गया और मैं दोबारा आना चाहूँगा। एक बार आया आदमी वो, उनका धर्म नहीं है, उनके कल्चर में ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन ही सेज आई वांट टू कम बैक अगेन। इसको बोलते हैं डीप रूटेड, इसको बोलते हैं सनातन, इसको बोलते हैं शोकेस करना, और ये बीजेपी बहुत अच्छी तरह से करती है। और देखिए इसके कारण क्या हो रहा है, जो सनातन है पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। आपके आंखों के सामने ये सारा कुछ हो रहा है। भाई ऋषि सुनक बन गया, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो सकता है कि हमारा रामास्वामी वो बन जाए, इधर सिंगापुर हो गया, कोई हो गया, क्योंकि आपको हर जगह पर सनातन बढ़ता हुआ दिखता है। और अभी जो ये थाईलैंड के अंदर हमारा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हिंदुइज्म की, तब वहां पर भी लोगों ने बोला, इनका जो हेड है थाईलैंड का, उसने भी बोला सनातन इज द आंसर। ये छोटी बातें, दैट मीन्स लोगों को समझ आ रहा है हम पीसफुल लोग हैं, लेकिन ये अशांति वाले ही गंद डालते हैं हर जगह पे। तभी तो डेनमार्क वाले ने क्या बोला, गो आउट, वी डोंट नीड यू, जाओ अपने गंदे जो देशों में से तुम निकल के आए थे वहीं जाके कॉकरोचों की तरह मरो। और यही चीज इनके साथ होने वाली है। सो हमने क्या किया है? हमने किसी को तंग नहीं किया, हमने प्राउडली अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को हमने दिखाया दुनिया को, ये है हमारी धरोहर, ये है हमारे मंदिर। वो आप तो आज कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में ये कुछ नहीं बना सकते जो हमने हजारों साल पहले बना दिया था। हमने किसी को ताजमहल नहीं दिखाया, फतेहपुर सिकरी नहीं दिखाया, लखनऊ का नवाबगंज नहीं दिखाया। हमने दिखाया हमारा ओरिजिनल जो संस्कृति है वो लोगों को दिखाई। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारी कंट्री है, इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इसके फेस्टिवल्स हैं, ये सारे के सारे हम दुनिया को दिखाएं। ये शायद हमने अपने ही दिमाग में से बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही लोग, जो बाहर से लोग आते थे, उन्हें लेके जाते थे ताजमहल में, कुतुब मीनार में, जो कि हमारे मंदिरों को तोड़कर उसकी निशानी बनाई थी, ताकि दूर से देखे कि हमने कितने हिंदुओं के मंदिर तोड़े हैं।
और उसी की ईंटों से ये कुतुब मीनार बनाया गया था हिंदुओं को जलाने के लिए। और ये जो ये कांग्रेसी हैं, ये खान फैमिली है, बिल्कुल गंदी फैमिली, ये वही चीजें दिखाती थी। और अब लाइन ही डिफरेंट है। मोदी जी ने उनकी लाइन, ये अशांति वालों की, कांग्रेस की लाइन को तोड़ा नहीं, ना काटा। उन्होंने अपनी ही लाइन इतनी बड़ी बना दी कि उनकी लाइन अब दिखती भी नहीं है कि कहाँ गई, कहाँ गए वो मुगल, कहाँ गई मुगलों की निशानियां। और ये मास्टरमाइंड है मोदी जी इस गेम के। वो जानते हैं कि मुझे अगर ये गेम जीतनी है, उनकी लाइन को काटने की जरूरत नहीं है, अपनी ही लाइन इतनी बड़ी बना दो कि दिखे ही नहीं, फीकी पड़ जाए उनकी। और ये ऑपोजिशन ये क्या कर रही है, उन्हें मालूम है कि वो मोदी जी को हरा नहीं सकते। तो अब आपने देखा कि तेजस के ऊपर मोदी जी बैठ गए, ऐसे लग रहा था कि घोड़ी पे बैठे हैं और अब पटाखे बजने वाले हैं। और जैसे ही वो तेजस पे बैठे हैं, पाकिस्तान की हवा निकलनी शुरू होगी नीचे से। और ये टीएमसी वाले, कांग्रेस वाले, ये सारे लोग, ये टीएमसी का जो एमपी है शांतनु सेन, वो इतना नीचे गिर गया, कांग्रेस ये भी इतने नीचे गिर गए। उन्होंने बोला ये आईएएफ का जो, ये हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो फाइटर जेट है तेजस, ये क्रैश कर जाना चाहिए था, क्योंकि मोदी जी उसके अंदर बैठे थे। ये और कांग्रेस ही बोल रहे थे हे अल्लाह, ये प्लेन क्यों नहीं गिर दिया जिसमें मोदी जी बैठे हैं। ये हालत है इनकी। और ये वो लोग हैं जो हमारी सेना से प्रूफ मांग रहे थे कि भाई आपने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, इसके प्रूफ दीजिए। और अब ये क्या कह चाहते हैं कि हमारी वो सेना हो, वो वायु सेना हो, उसके अंदर मौतें हो, लॉसेस हो, सिर्फ इसलिए कि ये मोदी जी से नफरत करते हैं। और उसके लिए ये हर रोज इतना नीचे गिरते जा रहे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इनके और नीचे गिरने की लेवल नहीं है, उसके बाद ये और नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऑलरेडी ये अपने निचले लेवल तक पहुंच चुके थे, लेकिन इनके नीचे गिरने की कोई लिमिट नहीं है। और ये इतना फ्यूरियस क्यों है? क्योंकि मोदी जी की सक्सेस है। और सक्सेस भी इतनी है कि भाई ये इन्होंने प्रे करना शुरू कर दिया। दुआ करते हैं, पूजा पाठ तो ये करते नहीं है, दुआ करते हैं कि इनका प्लेन क्रैश कर जाए। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने परफॉर्म किया है और उन्होंने दुनिया के और भारतीयों के दिलों में एक जगह बनाई है, जो कि उन्हें इम्पॉसिबल बना देगी हराना। और ऑपोजिशन को पता है ये। ऑपोजिशन ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है कि दिलों में एक जगह बनाई हो किसी के साथ। इन्होंने तो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए पॉलिटिक्स में एंटर किए और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये लूटते रहे। ये कभी भी अपने जो दुश्मन थे हमारे देश के, उनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई, डिफेंसिव होते थे। मनमोहन सिंह याद है ना आपको? ओ जी, पाकिस्तान को बोलो हमारे ऊपर अटैक ना करें, ये उसकी स्टेटमेंट होती थी उस इतने बड़े शास्त्री की। और रिमोट कंट्रोल से 10 साल चलता रहा। मुझे लोग बोलते हैं जी बड़ी देन है मनमोहन सिंह की। ओ भाई, अगर गैरत ना हो तो उस देन का क्या करेंगे? उस बंदे में इतनी गैरत नहीं थी कि तुम्हें रिमोट कंट्रोल से बोला जाता था खड़ा हो जा, तुम खड़े हो जाते थे, छोड़ देते। इतना मोह क्या था तुम्हें सीट के साथ कि तुमने अपनी कराई की इतनी इज्जत इस देश में थी, जीरो कर ली। आज आप मनमोहन सिंह को कैसे देखते हो? जीरो, एज अ मजबूरी का प्रधानमंत्री। और ये जो ऑपोजिशन वाले हैं आज की डेट में क्या कर रहे हैं, ये हर चीज को, जितनी भी हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, पुलवामा हो, कुछ भी हो, उसे बोलते थे ये फेक है, ये कुछ हुआ ही नहीं, ये गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। और ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं, इसे कौन एंडोर्स करता है? इसे एंडोर्स करती है ममता, राहुल, गंदगी की ये पोल डांसर सोनिया। ये उसे सपोर्ट भी करते हैं कि यस, मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं। बंगालियों, हिंदुओं, आप टीएमसी को ही डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने अपने जमीर को, अपने फ्यूचर को हजार हजार रुपए में बेच दिया। कर्नाटका वाले हिंदुओं, आप भी कांग्रेस को डिजर्व करते हो, क्योंकि आप उन फ्रीबीज में फंस गए और इसीलिए आपको खरीदना बहुत ही आसान है। राहुल गंदगी हमेशा बोलता है मेरे पास एक ऐसा कार्ड है कि 24 में मैं मोदी को आने ही नहीं दूंगा। कार्ड क्या है? मुसलमानों के लिए 20-20 लाख रुपए, बच्चों के लिए कि तुमने पढ़ाई करनी है, हम तुम्हें फ्री में 20 लाख रुपए देंगे। उन्हें भी मालूम है कि 20 लाख वापस नहीं आने कभी भी। वो लेंगे, जेब में डालेंगे, 10 लाख लगाएंगे जिहाद पे, जिसपे उन्होंने हिंदुओं के कत्ल करने हैं, और 10 लाख अपनी जेब में डालेंगे और किसी बैंक की हिम्मत नहीं होगी कि उनसे पैसे वापस ले लें। और आपको आपको उन्होंने 1000 रुपए का चूरन दिया, जो 3-4 महीने के लिए आपको मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा और आप 5 साल रोते रहोगे।
और 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा से आपको 2000 रुपए की चूरन दिया जाएगा, जो आपको 2 महीने के लिए मिलेगा। अब फिर उसी कांग्रेस को आप वोट करने वाले हो। आपको जूते पड़ने चाहिए और पड़ भी रहे हैं और आप डिज़र्व करते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।